तो हम लोग जो है लेक्चर 1 में मोशन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे। एक बार हम आपको क्विक रिकैप कर देते हैं। सर हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद मोशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग जो है 3 फिजिकल क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से पहला था स्पीड क्या होता है, फिर वेलोसिटी पढ़े थे, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़े थे। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। और अब हम जो है लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कि किस तरीके से ये 3 फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी में टाइम, इन सभी में क्या करेंगे, अब हम जो है ना रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। और हम कुछ रिलेशनशिप बनाएं और वही द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इसी को कह दिया गया क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब क्या कि मोशन के साथ अब हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपको दिख रहा है बाबू, कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं, जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं है, उस केस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ भी नहीं है, आपको जनरली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पढ़ना होता है। देखिए हमारे पास पहला है v = u + at, सेकेंड वन इज वॉट s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो आपके मन में अभी जो सवाल उठ रहा था कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यहाँ पे देख कर समझ सकते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला कि सर स्पीड, देखो यहाँ पे फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, स्पीड और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का संबंध है। सेकंड में अगर देखें तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है और एक्सेलरेशन के बीच का संबंध है। फिर थर्ड में अगर बात करें तो स्पीड है, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस का। मतलब क्या हम समझ रहे हैं सर कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में स्पीड, उसके बाद क्या वेलोसिटी, फिर क्या हम बात कर सकते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं सब के बीच में एक्सेलरेशन, इन्हीं सब के बीच में जो है ना क्या पढ़ते हैं हम लोग जो है रिलेशन पढ़ते हैं और इसी को करते हैं क्या, इसी को कह देते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए तो हम लोग जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम बात करेंगे क्या, डिराइव करेंगे कि आखिरकार ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आया, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम बात करेंगे मैथमेटिकल, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम मैथमेटिकली आपको डिराइव करके बताएंगे, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिराइव करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना मैथमेटिकली, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। ये सर कैसे आता है, इसी को हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं। लेकिन सर ये कैसे आता है उससे पहले ये बात होता है कि सर इसको हम क्यों लगाते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में क्यों लगाते हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्यों लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या टाइम। तो ये बोलता है, ये इक्वेशन क्या देता है कि सर किसी पर्टिकुलर टाइम पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब बॉडी है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी का वेलोसिटी क्या है। मतलब क्या कि ये हमको कुछ और नहीं, इट गिव्स व्हाट, वेलोसिटी of a body after certain period of time। मतलब क्या कि कुछ समय के बाद बॉडी के अंदर में क्या वेलोसिटी है, अगर वो चीज़ फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता है। चलिए अब देखते हैं क्या सर ये कैसे आया। इतना ये बिल्कुल सिंपल है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सिंपल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या, यहाँ लिख देते हैं चेंज इन, हम लोग एक्सेलरेशन में बात ही कर चुके थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या, टाइम, ठीक है ना, ये होता है। तो सर एक्सेलरेशन को अगर हम ए से दिखाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम हो जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है सर। एक्सेलरेशन = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर हम देखो इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v - u अब बराबर क्या होगा, a × t at हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम ब्रैकेट को यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, इस u को जो है इधर फेंकेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो u
क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो u प्लस में हम लिख दिए और क्या होगा प्लस at। देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सेलरेशन के ही फार्मूला से आ चुका है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, सबको पता है, आप सबको भी बिल्कुल पता है। v क्या है बाबू बोलो, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और t क्या होता है, बिल्कुल t क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो हम समझ में आ गया सर कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी के अगर हमको स्पीड निकालना हो या फिर वेलोसिटी निकालना हो, उस केस में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन में, जिसमें क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए लोग को बात करना था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ये देखना है कि सर इसको हम कब लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, बच्चा कंफ्यूज करता है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन लगाए कि सेकंड लगाए कि थर्ड लगाए, तो इसीलिए पहले आपको बता दिया जा रहा है कि सर अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर मान लो 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद पूछेगा कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है तो बताइए कि 5 घंटे बाद वो कितना दूर जाएगा, कितना डिस्टेंस चला, ये चीज़ तो हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, इट गिव्स व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर, यहाँ पे सर्टेन कर दीजिए, इन सर्टेन टाइम, कुछ समय पर कितना वो दूर चला, उसको अगर आपको निकालना होगा तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। बिल्कुल ये भी आपको एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं सर, एक आपको बताया गया था एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड। बच्चे हम आपको फर्स्ट लेक्चर से बोलते आ रहे हैं कि मैं स्पीड बोलूं या फिर वेलोसिटी बोलूं, चाहे डिस्टेंस बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले, हम यहाँ पे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो मोशन पढ़ रहे हैं, हम लोग जो 9th क्लास का मोशन पढ़ रहे हैं, वो मोशन क्या है, वो मोशन लीनियर मोशन है। और लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में बॉडी चलता है, और स्ट्रेट लाइन में बॉडी में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना कि सर आप वेलोसिटी बोल रहे हैं, कभी स्पीड बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं सर कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। बिल्कुल एक सिंपल बात, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब देखिए ध्यान से, एक और फार्मूला हम जानते हैं, एक और हम फार्मूला बता रहे थे आपको कि सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू होता था एवरेज वेलोसिटी। हमने बोला भी था वहाँ कि ये फार्मूला कभी कभी आएगा आपको यूज़ करने के, देखिए आ गया, एवरेज वेलोसिटी गुने क्या, टाइम। ठीक है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 में आपको बताया गया था। ठीक है, तो सर डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, u प्लस v बाई 2। मैं इस चीज़ को यहाँ मैं पुट कर दूंगा, तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल को s से दिखाएंगे, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, u प्लस v बाई 2 अगुने क्या हो गया हमारे पास, टाइम को t से दिखा दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2 गुने टाइम। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे सर, रटने का जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर s है, बिल्कुल s है, तो इसको चेंज नहीं करिएगा। ठीक है, क्या u है, u है सर, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी, क्या इस इक्वेशन में कहीं फाइनल वेलोसिटी है, नहीं सर। इसका मतलब क्या कि इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, v को रिप्लेस करें। ट्रिक मिला आपको, देखिए ध्यान से सर, अभी फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या पढ़े थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बिल्कुल, तो सर मैं इसी बात को मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, हम v को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, हम चेक किए सर, s है, बिल्कुल s है, u है, u है, v सर यहाँ नहीं है, v यहाँ नहीं है, इसका मतलब v को हटाना होगा, v को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो मैं v को हटाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मैं इस पूरे का पूरा वैल्यू को मैं यहाँ भर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u, और v के जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। और ऑलरेडी पहले बाहर से क्या है, बाहर में पहले से क्या है, 2 है, t है, और यहाँ नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, s u प्लस u क्या होता है, 2u हो जाएगा। ठीक है,
और बताइए एटी तो है ही सर, एटी हो गया और बाहर में टी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या होगा, 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा, at को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो at स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 को अलग अलग कर दीजिए, 2ut और पाई 2 कर सकते हैं प्लस at स्क्वायर बाई क्या 2 कर देंगे। देखिए 2 से 2 गया तो हमारे पास आ चुका है s बराबर ut प्लस देखिए 1/2 को हमें अलग कर सकते हैं, at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर। तो आपने देखा कि सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया। ठीक है, अब हम इसमें लिख देते हैं कि यहाँ पे s क्या है, u क्या है, t क्या है, ये आपको पहले से आता है लेकिन हम आपको लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर इधर लिख देते हैं राइट साइड में, वेयर हमारा s क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है। ठीक है, तो s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही तो निकाल रहे थे सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, u क्या है, इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, t क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से हमारा जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किस तरीके से मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या 2as। उसी तरीके से जिस तरीके से हम 2 इक्वेशन किए पहले इसको भी उसी तरीके से होगा, डरना नहीं है। देखो ध्यान से सर, इसमें इसको कब लगाते हैं, देखो ध्यान से, क्या है बाबू पूछ रहा है क्या कि कुछ दूर चलने के बाद, मतलब क्या कि मान लो 10 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर, मतलब सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद बताइए बॉडी में कितना स्पीड आया। वहाँ पे क्या था, पहले था टाइम पर, टाइम के ऊपर में डिपेंड था, इतना टाइम के बाद बताइए क्या था हमारे पास स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या था कि स्पीड पूछ रहा था लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद बताइए उसके अंदर में क्या स्पीड होगा। तो यहाँ पर बात कर क्या करेंगे कि इट गिव्स, क्या देगा बताओ बाबू, इट गिव्स क्या, स्पीड आफ्टर ट्रैवलिंग कुछ दूरी, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन क्या डिस्टेंस। क्या बात करेंगे बोलो, ये जो है इसमें क्या हमको पता चलेगा कि कुछ दूर चलने के बाद कितना उसके पास स्पीड हुआ, वो निकालने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बात करते हैं। देखिए बिल्कुल ये भी सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डरना नहीं है, आराम से देखिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग जानते हैं सर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से ही निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग जानते हैं सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर होता है। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो सही है सर। यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या मोशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ें v इज इक्वल टू यू प्लस क्या at। क्लियर है यहाँ पर? ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे क्या है, v है, u है, a है और s है। ठीक है, देखिए s यहाँ दिख रहा है, s में कोई चेंज नहीं है। क्या u है सर, देखो तो यहाँ u है, u में भी कोई दिक्कत नहीं, t नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो कहीं t है नहीं है, तो t के जगह पे हमको रिप्लेस करना है। आपको ट्रिक आपको अपने आप मिल जाएगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो। सर हमारे पास s है, बिल्कुल s है सर, u है, t है क्या, इस इक्वेशन में कहीं भी t है, t नहीं है, तो सर t के जगह पे हमको कुछ रखना होगा। तो सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो हम t निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू at हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई a। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल। तो सर इस t का वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा और फिर आपका जो है ना ये इक्वेशन आपके पास तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या सर, देखिए s इज इक्वल टू यू, t में भरूंगा, t के जगह पे क्या है बोलिए, v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक है, प्लस हाफ a तो a ही है, t के जगह पे मैं ये भरूंगा तो t क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर है। क्लियर हो गया हमारे पास? तो अब कुछ नहीं करना है, आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, u इंटू वी यू भी माइनस यू इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई a हो गया सर। यहाँ पर हाफ
ए तो यहाँ रहने देना है, ठीक है। अब देखिए तो सर इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। हम जानते हैं कि v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर, अब माइनस क्या होता है 2u भी। क्लियर हो गया। तो मैं इसके इस पूरे के जगह पे मैं ये लिखूंगा, क्योंकि ये देखिए v माइनस यू का स्क्वायर है, तो मैं भर सकता हूँ यहाँ पर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस क्या 2u भी, ठीक है, डिवाइड बाई a का भी तो पूरा होल में है, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो गया। देखिए a से मेरा a कट गया हमारे पास, ठीक है, तो नीचे क्या बच गया 2 इंटू ए, 2a बच गया। ध्यान से देखते रहेंगे, आराम से बनेगा, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया u भी माइनस क्या हो गया u स्क्वायर हो गया सर, डिवाइड बाई क्या हो गया a। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है 1/2, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू क्या a होगा 2a हो जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारे पास 1/2a डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया u स्क्वायर प्लस पहले v है ना, v स्क्वायर फिर u स्क्वायर माइनस क्या 2u भी। क्लियर है। तो अब हम क्या करें सर, कुछ नहीं पता चल रहा था, एलसीएम ले लीजिए। 2a और a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, चेक कर लो। 2a और a का अगर हम बात करें एलसीएम, तो a बार में a से काटेंगे 2 बार में और a 1 बार में, ठीक है ना। तो देखो तो 2 इंटू a है ना, तो 2a हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 2a, तो a से a कट गया तो बचा 2, तो 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u भी माइनस क्या u स्क्वायर, और यहाँ तो पूरा का पूरा 2a है ही, तो 1 से हो जाएगा, तो प्लस क्या v स्क्वायर। ध्यान से देखिए v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2u। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u भी हो जाएगा। सही बात है, जब मैं इसको 2u भी से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस हो गया, माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर क्या हो गया 2u स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब क्या है हमारे पास, इसको उतार दीजिए वैसे ही जैसे है, u स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2u और डिवाइडेड बाई क्या है नीचे 2a है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ देखो, यहाँ क्या है u स्क्वायर एक प्लस में है और 2 माइनस में है, तो 2 u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा एक ही u स्क्वायर बचेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस में। देखिए यहाँ पर और क्या है, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, u भी है, बिल्कुल छूट गया सर, u भी हाँ, ठीक है। तो देखो तो 2u भी और यहाँ माइनस 2u भी, तो गया काम सी ए वाला, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घटाएंगे तो एक u स्क्वायर बचेगा, लेकिन वो किस में माइनस में, क्योंकि ये देखो बड़ा है, ठीक है। तो हम पहले कर देते हैं v स्क्वायर को मैं पहले लिख दिया, अब माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 2as हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मैं इसको अब इधर लिख देता हूँ बाबू, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर अब माइनस क्या हो गया u स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए इसको मैं अरेंज करना है, हमारे पास क्या था v स्क्वायर एक तरफ था और सबको u स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, u स्क्वायर को इधर फेंक देंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, इसको इधर फेंकेंगे तो क्या होगा u स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में पहले से 2s है बराबर v स्क्वायर, इसको हम सही से ले लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2s। इस तरीके से हमारा जो है क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तैयार हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल आसान था सर, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है, कब, जब हम लोग पढ़ने के लिए सही से मन बना लेते हैं तब, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ गया, तो सर इसमें फिर से आपको पहले से पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड, अब तो आप कन्फ्यूजन नहीं कर रहे होंगे स्पीड वेलोसिटी में, u बराबर क्या है इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे a क्या है, तो a हम जानते हैं सर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और s क्या है तो डिस्टेंस ट्रेवल है, s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था सर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हम आपको ब्रैकेट कर दें ताकि आप कन्फ्यूज ना करें, ठीक है। ये है, क्लियर है, बहुत आसान था ये। तो हम इस तरीके से मैथमेटिकल डेरिवेशन कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। मैथमेटिकल डेरिवेशन कर चुके हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन का। चलिए अब हम चलेंगे, कुछ ग्राफ है, कुछ क्या है ग्राफ है, किससे मोशन के रिलेटेड कुछ ग्राफ है। पहले हम उस ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से मैं यही तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करूँगा, ठीक है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो है
हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब कि सर मोशन जो भी होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इन सभी तरह के मोशंस को हम लोग क्या ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ग्राफ को देख के कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो है मोशन का नेचर क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड उसका इनिशियल स्पीड 0 है कि नहीं, फाइनल स्पीड 0 है कि नहीं, ये सब हम लोग जो है इन्फॉर्मेशंस गैदर करेंगे हम लोग क्या ग्राफ के मदद से। जो ग्राफ किससे रिलेटेड होगा, मोशन से। तो हमारे पास सिंपल टॉपिक क्या आ रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ध्यान, चलिए अब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखेंगे कि सर अब हम मोशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन से तो देख लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं कि ये मोशन का नेचर कैसा है, किस तरह का मोशन हो रहा है बॉडी में, वो हम देखेंगे किससे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मदद से। ध्यान रखिएगा कि सर इसमें आपको ग्राफ पढ़ना है। पहला क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को सर एस से दिखाते हैं, टाइम को टी से, तो इसलिए हम एस टी ग्राफ इसको लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को स्पीड को भी से दिखाएंगे, टाइम को टी से दिखाते हैं, तो इसको सिंपल कर सकते हैं क्या, भी टी ग्राफ। ध्यान रखिएगा इसमें स्पीड टाइम ग्राफ हम जब आपको बता रहे होंगे तो 2-3 कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है, पहला हो सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम जब बना रहे हैं तो बॉडी का स्पीड जो है ना कांस्टेंट हो सकता है बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो। तो उस केस में जब स्पीड ही कांस्टेंट होगा, तो स्पीड जब कांस्टेंट तो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, देखिए नो एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या है, स्पीड हो सकता है, अभी पहले वाले में क्या स्पीड कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। सेकंड वाले में क्या स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म जब चेंज करेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहाँ एक नीचे एक बात लिखा है, विथ इनिशियल स्पीड 0। मतलब क्या कि कोई बॉडी है जो रेस्ट से चलना शुरू किया, और जब उसके अंदर में जो स्पीड जो चेंज कर रहा है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या कि बॉडी चला है रेस्ट से, लेकिन उसके अंदर में जो स्पीड है अब कैसा है, यूनिफॉर्मली जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड चेंज कर रहा है। तो हम इस केस में कैसा ग्राफ होगा सर वो बताएंगे। फिर थर्ड अगर बात करें कि स्पीड जो है ना नॉन यूनिफॉर्म चेंज करेगा, तो सर नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यही रहेगा, ठीक है। आपको हम 1 बाय 1 सिखाते हैं क्या होता है ग्राफ, ठीक है। तो देखिए पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम एसटी ग्राफ कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, सर डिस्टेंस और टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है सर, स्पीड का, बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर यहाँ डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही तो ग्राफ करना है। तो हमको समझ में आया सर कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बात करें तो क्या करेगा, बोलो क्या देगा हमें, गिव्स स्पीड, गिव्स क्या, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। क्लियर है यहाँ पर। चलो तो यहाँ ये बात आता है कि सर अब हमको ग्राफ बना के दिखाइए। ध्यान से देखेंगे कि सर स्पीड 2 तरह का था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलिए सर हम बताते हैं, याद करिए, आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि जब भी कभी हमको ग्राफ बनाना हो 2 क्वांटिटी के बीच में जिसमें डिस्टेंस और टाइम है, तो टाइम को हमेशा क्या रखेंगे, एक्स एक्स पर रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स कर देते हैं, यहाँ वाई कर देते हैं, और मैं इस एक्स पे क्या रख दिया, बताओ बाबू, एक्स एक्सिस पर हमने क्या रख दिया, टाइम रख दिया। टाइम का यूनिट क्या होता है, यूनिट लिख दिया सेकंड, ठीक है। और अब बताइए अब क्या है हमारे पास सेकंड नंबर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने क्या रख दिया, वाई एक्सिस पर रख दिया। तो डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में चलता है, ठीक है। तो सर ये हम एक और बना देते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं बाबू, देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों साथ में दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। देखो अब हम क्या बता रहे हैं कि सर अगर हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म होगा, मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करेगा, या नहीं तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करेगा। दोनों चीज़ आपको बताया गया था, ठीक है। तो अब देखिए अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कर्व लाइन आएगा। तो यहाँ आपको बताया गया था पहले भी कि सर जब भी स्ट्रेट लाइन आए तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो सर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है बाबू बोलो, ये है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ कर्व लाइन है तो ये क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल आसान था सर, ये तो सही में बहुत आसान था, ये नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड। क्लियर हो गया हमारे पास। तो हमने सीखा यहाँ पर, क्या सीखा सर, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आया तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बात करेंगे, बोलो बाबू, स्पीड टाइम ग्राफ। देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या क्या और किन किन कंडीशंस में बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए तो हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम सेकंड बात करेंगे क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा कि सर स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे दिखाते हैं, VT ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये बात मत भूलिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ ये डिपेंड करता है कि पहली बात कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, तो बात बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे हमको क्या दिया था, स्पीड दिया था, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें देता है क्या, एक्सेलरेशन। ध्यान रखें, क्या बोले हम, स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ को हम 2-3 कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन में पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो 1 बाय 1 हम करके समझते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम बात करें स्पीड टाइम ग्राफ का, तो सर पहला हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, पहले लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर। ठीक है, क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तो सर दिक्कत नहीं है, स्पीड वेलोसिटी समझ में आ गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप कर सकते हैं, या शॉर्टकट में VT ग्राफ लिख दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब देखिए सर मैं पहला बात कर रहा हूँ, पहला क्या कि स्पीड जो है ना, स्पीड जो है बॉडी का वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से चेंज कर रहा है। मतलब क्या कि सर देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या टाइम लिख दिया सर, यहाँ पे क्या लिख दिया, बोलो बाबू, टाइम। ठीक है, सेकंड में एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बोलिए, स्पीड लिख दिए, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड लिख दिए किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हमारा फर्स्ट केस क्या कहा था कि सर स्पीड जब कांस्टेंट होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगा स्पीड बदल नहीं रहा होगा, टाइम चल रहा है लेकिन स्पीड वही का वही। तो सर टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन स्पीड बढ़ेगा नहीं। तो स्पीड बढ़ेगा नहीं, तो मान लेते हैं कि बॉडी का पहले से स्पीड क्या है, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो 5 मिनट हमने यहाँ लिख दिया, तो 5 मीटर पर सेकेंड 0 पे भी था। फिर क्या, यहाँ पे हम बात करें क्या, 1 सेकंड पे 2 सेकंड, मतलब टाइम बढ़ रहा है। लेकिन देखिए बॉडी का जो है ना, बॉडी इस ग्राफ से देखें कि ये जो ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, टाइम के पैरेलल है। मतलब टाइम तो बीत रहा है लेकिन उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बदल नहीं रहा है। तो जब कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो क्या होगा, टाइम के पैरेलल होगा, तो समझ जाइएगा कि स्पीड वहाँ चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा बाबू, ये क्या है, यहाँ पर क्या हमने देखा कि यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो चेंज इन स्पीड भी क्या होता है, 0, चेंज नहीं होगा। और जब चेंज इन स्पीड 0 होगा तो बताइए एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाई क्या, टाइम, यही तो था। या फिर स्पीड के जगह वेलोसिटी लिख दीजिए। ठीक है, तो सर बताइए जब यही 0 हो जाएगा तो 0/t तो कितना हो गया, 0 ही हो गया ना। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि जब कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखिएगा कि सर टाइम के पैरेलल अगर आपको स्ट्रेट लाइन अगर मिल रहा है, क्या चीज़ का, स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो अगर टाइम के पैरेलल है, उस केस में क्या होता है कि टाइम तो बदल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड जब चेंज नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन में फार्मूला था सर कि चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। तो जब जब स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन स्पीड 0, जब चेंज इन स्पीड 0 तो हम चेंज इन स्पीड के जगह पर 0 भर दिए तो 0/t क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ध्यान रखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब ग्राफ हमारा टाइम के पैरेलल होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे जगह है, देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि हम स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट था ना, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मतलब क्या इक्वल अमाउंट में स्पीड चेंज करेगा। और एक और बात ध्यान से बोल रहे हैं कि स्पीड उसका शुरू में इनिशियल स्पीड क्या है, उसका 0 होगा। इनिशियल स्पीड क्या बोले हम, शुरू में 0 होगा। यहाँ अगर एक और से देखें तो देखिए 0 टाइम पर यहाँ पे स्पीड क्या था, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड था। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि सेकंड केस में देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोलिए, स्पीड हमने लिखा मीटर पर सेकेंड में,
और देखो यहाँ 0, तो हम इस केस में बना रहे हैं क्या कि स्पीड पहले से क्या है 0 था, पहले से क्या था 0, शुरुआत कहाँ किया 0 से चलना शुरू किया, मतलब यहाँ चला शुरू हुआ और वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म जब भी आता है तो आपको स्ट्रेट लाइन बहुत बार बताया गया है। तो हमारा यहाँ जो देख रहे हैं सर कि यहाँ जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सर यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर जो है सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि सर स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर सर एक्सेलरेशन 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें कि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी। जब इक्वल टाइम में इक्वल कवर करेगा मतलब स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी रहेगा उस केस में ठीक है एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका था सर, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो हम फर्स्ट ग्राफ को देख के पहचान लिए, सेकंड ग्राफ को देख के बता सकते हैं। उसी तरीके से मैं थर्ड को बताता हूँ। थर्ड में क्या बोला कि सर यहाँ तो पता चल गया सर, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड कांस्टेंट ये हो गया सर। हम क्या बोले, यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म से चेंज कर रहा है, ये ग्राफ होगा। लेकिन मैं इसी में एक और बात बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला हो गया ये स्पीड, यहाँ पर ये इनिशियल, इस केस में हम बोल दें कि इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है या फिर स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, तो बोलेंगे 0 है सर। लेकिन हो सकता है कि पहले से बॉडी कुछ स्पीड था और उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर, यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म स्पीड चलना शुरू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो पहले से ही कुछ ना कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था। तो सर स्पीड क्या है, यहाँ है, इनिशियल स्पीड यहाँ है। तो हम कुछ कर लेते हैं, 0 नहीं कर लेते हैं। अब हम पहले से ही कुछ क्या है उसके पास स्पीड था, मान लो 2 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ से वो क्या यूनिफॉर्म रेट से अपने स्पीड को क्या चेंज करना शुरू कर दिया। तो ये भी ग्राफ आप देखें तो बिल्कुल वही ग्राफ है सर पहले जैसा, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ भी ये है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल सर इसी के जैसा मैच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं कि सर स्पीड टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, और अगर स्पीड हमारी यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो सर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए दोनों में बस सिंपल यही एक अंतर है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से बॉडी चलना शुरू किया, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ पहले से इसके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी था। उसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चेंज करना, यूनिफॉर्म स्पीड से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलिए हमारा सेकंड वाला भी हमारा जो ग्राफ है क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि सर अगर वेलोसिटी हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म तो देख लिया सर, लेकिन हो सकता है कि बॉडी का जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म से चेंज करेगा, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर करेगा। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म में तो सिंपल है सर, कर्व आएगा। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो चलो हम थर्ड नंबर देखते हैं, सी में देखते हैं ग्राफ। ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने बोला सर कि यहाँ पे हमने लिखा टाइम क्या है, सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो बाबू, स्पीड है सर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे 0 है, टाइम 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये क्या होगा, एक्सिस। अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, तो सर इस बात कर रहे हैं थर्ड केस में कि सर स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम यहाँ देखें तो कैसा आ रहा है, कर्व लाइन दिख रहा है। तो कर्व लाइन में सिंपल सर स्पीड टाइम ग्राफ जब अगर कर्व लाइन आ गया तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे क्या हो गया सर, नॉन यूनिफॉर्म क्या एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्पीड जो है ना नॉन यूनिफॉर्मली क्या चेंज कर रहा है। जो है एक और हम आपको कंडीशन दे रहे हैं, एक और ग्राफ बनाना, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमने बोला कि सर यहाँ पे मैंने टाइम लिखा, यहाँ पे क्या लिखा बोले बाबू, टाइम है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो स्पीड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए ध्यान से, मैं ऐसे अगर ग्राफ कर दिया तो सर यहाँ स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है, लेकिन ग्राफ देखिए, ग्राफ अगर देखेंगे तो नीचे की ओर आ रहा है। तो सर हम जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ भी यूनिफॉर्मली वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, अगर ऊपर की ओर अगर रहेगा लाइन तो बढ़ रहा होगा, यहाँ पे क्या घट रहा है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन, लेकिन कैसा, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन है। क्यों सर? एक मिनट और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। रिटार्डेशन है क्यों? क्योंकि देखिए जीरो टाइम था तो मान लीजिए कि उसके पास क्या 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, जीरो टाइम पर। फिर यहाँ हुआ तो देखिए कुछ और घट गया, फिर यहाँ कुछ और घट गया, घटते 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 क्या होगा, फिर बोलो जीरो पर आ गया। मतलब क्या कुछ देर के बाद उसका जो है ना स्पीड क्या हो गया, चेंज इन स्पीड जीरो। तो बताइए यहाँ पर जो हमने देखा कि सर इनिशियल स्पीड क्या है, कुछ है, ठीक है, और फाइनल स्पीड क्या जाके चला जाएगा, जीरो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि सर ये देखिए स्ट्रेट लाइन है तो सर एक्सेलरेशन नहीं तो रिटार्डेशन। लेकिन भले यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लोप नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, वो पहले से घट रहा है, क्या स्पीड यूनिफॉर्मली घट रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तरीका से यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म चेंज क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म चेंज जो स्पीड जो यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे बोलेंगे कि स्पीड जो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो जब यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना होकर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। क्लियर हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे किसका, मोशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग ये क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफ के मदद से, इक्वेशन ऑफ मोशन को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उसी तीनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के मदद से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम उसको अब आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल हम लोग डिराइव करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ क्या, मोशन। मतलब क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम 3 देखे थे। पहला क्या था सर, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो था v = u + at। फिर क्या था, s = ut प्लस क्या, हाफ at²। और थर्ड क्या था हमारे पास, v² = u² + 2as। सर इसको हम पहले क्या सीखे, मैथमेटिकल डेरिवेशन सीखे। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्राफ के मदद से सर इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए ध्यान से। और आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है और आपके एग्जाम में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम इसके लिए सिर्फ एक कॉमन फिगर बनाएंगे, ठीक है, और उस एक कॉमन फिगर से ही आपका तीनों का तीनों एकदम आसानी से एक ही बोर्ड पे आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझेंगे। मैं फिगर आपके लिए बना रहा हूँ। मैं क्या किया कि मैंने, ठीक है, यहाँ पर टाइम लिख दिया, हम वीटी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया बोलो बाबू, स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन उसका इनिशियल जीरो नहीं है, उसका इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, उसका इनिशियल स्पीड पहले से है कुछ। तो सर इनिशियल स्पीड होगा तो ये बॉडी मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली, ठीक है, अपना स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक, इस तरीके से। तो सर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि सर वीटी ग्राफ में हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से आए, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पर इसका इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो मान लेते हैं सर कि इनिशियल स्पीड यहाँ से यहाँ तक लेकर इसका u है, ठीक है ना, ये इसको कर देते हैं y, इसको क्या कर देते हैं बोलो बाबू, x एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हो गया, तो हम क्या करें कि यहाँ पे इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या था, हो गया हमारे पास कुछ ना कुछ, और ये बाद में यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, और यहाँ तक u था। ज़रा सोचो, अगर मैं इसको ऐसे लाइन यहाँ से मिला दूँ जो कट कर रहा है किसको, x एक्सिस को, ठीक है, तो यहाँ हो गया, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। तो ज़रा बताइए, हम इसका नेमिंग कर देते हैं O A B C D। क्लियर होगा, सिंपल, O A B C D, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए सर इस एक्सिस पर क्या है, टाइम है। मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम है। सर क्लियर है, ज़रा बताओ, ये टाइम है तो ये वाला भी क्या होगा, टाइम, इसी के पैरेलल है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर फिगर को आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से ग्राफिकल
जो है ना हम लोग क्या कर लेंगे, डिराइव कर सकते हैं तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से एक कॉमन फिगर से। क्या बोले हम कि सर ये u है, जरा समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, o से लेकर यहाँ तक u है, तो सर ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, तो सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा, u होगा। क्लियर है ना, देखिए ध्यान से, कन्फ्यूज नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक u होगा। अब देखो सर यहाँ से लेकर के पूरा क्या है सर, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, v है। फाइनल यहाँ से यहाँ तक ले फाइनल वेलोसिटी है, ये u है, तो ये दूरी कितना आ गया, bc कितना आ जाएगा बताइए, bc पूरा v में से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस क्या u। क्लियर हो गया ना। तो जो चीज़ हमने यहाँ डिनोट किया है इस ग्राफ पर, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, बताइए, OD इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू AC, और वो क्या है, टाइम के बराबर। ठीक है, ठीक है, हम इस सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, बताइए OA क्या है, OA जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, CD के बराबर है, और वो क्या है, इनिशियल स्पीड है। क्लियर हो गया हमारे पास। अगर हम बात करें B से लेके D तक, BD क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी V है। अगर हम बात करें BC क्या है बताइए, अगर हम बात करें BC का, तो BC हो गया क्या, BD में से क्या CD घटा देंगे, BD में से CD घटा देंगे, तो BD क्या है सर, अभी ने लिखा है BD क्या है हमारे पास, BD भी है, और CD कितना है सर, C से D, देखिए C से D यहाँ पे लिखे हैं U। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, V माइनस U, जो कि मैं वहाँ दिखाया हुआ हूँ। ठीक है, देखिए हमने एक बात ये लिखा, फिर एक बात ये लिखा, ठीक है, एक बात ये लिखा, और फिर एक लास्ट ये पॉइंट लिखा, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं अब क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पॉज करो। ठीक है, तो चलिए हम क्या बोल रहे हैं सर कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो चलिए बताओ कि हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं वो कौन सा ग्राफ बनाए हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, सिंपल सोचिए, स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताया गया कि एक्सेलरेशन देता है। सर इस ग्राफ में अगर मैं इसका निकालूं एक्सेलरेशन, अगर मैं इस ग्राफ में शॉर्ट में लिखते हैं एक्सेलरेशन, अगर निकालना होगा तो क्या करते हैं सर, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही तो फार्मूला था सर, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए तो ध्यान से सर, इसका चेंज अगर वेलोसिटी का चेंज अगर निकालना होगा तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सर फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखा था, v से दिखाए थे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v, अब माइनस क्या हो गया u, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ग्राफ के मदद से लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया सर, बोलिए, b से लेकर के d तक, तो क्या हो गया BD माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया सर, o से लेकर के a तक, OA, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम क्या है, O से लेकर D तक, या फिर क्या A से लेकर C तक। तो पहले हम O से लेकर D तक लिखते हैं, OD। क्लियर हो गया ना। तो बताइए एक्सेलरेशन हो गया सर। देखिए तो BD कितना हमारे पास है, B से लेकर D तक कितना है हमारे पास, देखिए B से लेकर D तक हम क्या लिखे थे, V लिखे थे, तो यहाँ पे BD के जगह पे मैं V लिख दूंगा, माइनस OA, ये OA क्या है हमारे पास, OA क्या है, O से A के बीच के अगर देखें तो ये क्या है, इनिशियल स्पीड हमारे U है, तो मैं OA के जगह पे क्या लिख दिया, U लिख दिया, और OD बराबर क्या, AC, और वो है क्या, टाइम, तो मैं टाइम लिख दिया। तो एक्सीलरेशन बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताइए AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो मैं इसको U को इधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस क्या हो गया AT। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकली निकालना तो और ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। मैंने पहला यहाँ लिखाया क्या, V इज इक्वल टू U प्लस AT को हम डेराइव किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास जगह है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं निकाल रहा हूँ, S इज इक्वल टू UT प्लस क्या, हाफ AT स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आपको एक बात नोट कर लेना है, ठीक है, कि सर स्पीड टाइम ग्राफ में ये क्या लिख दिया, डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, इस पहले मैंने ये नोट लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान रखना, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एरिया अंडर VT ग्राफ, मतलब क्या कि VT ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया होगा अगर वो निकालते हैं तो वो कुछ और नहीं, आपको क्या होता है, वो डिस्टेंस देता है। तो क्या बोले, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स क्या, डिस्टेंस ट्रैवल। क्या होगा बोलो बाबू, डिस्टेंस
ट्रैवल्ड, मतलब क्या हमको एस। तो अगर हमको यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, एस निकालना है। एस मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने बताया सर कि VT ग्राफ में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, VT ग्राफ में अगर बात करें तो ये ग्राफ ऐसे है, तो इस पूरे का एरिया निकालना होगा। बिल्कुल सर, इस पूरे का एरिया निकालना होगा। तो सर पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस बराबर एरिया अंडर, पहले मैं लिखूंगा सिंस एस बराबर एरिया अंडर VT ग्राफ। मैंने लिख दिया ये बात, ठीक है, लिख दिया सिंपल। तो सर इस पूरे ग्राफ का, अगर हम इस पूरे ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे ग्राफ में दो फिगर है, एक रेक्टेंगल है और क्या है, ट्रायंगल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को अलग अलग जोड़ देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ACB या फिर ABC कर लो, ठीक है, ABC प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AO ऐसे कर लो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, OACD कर लीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। क्लियर हो गया हमारे पास। तो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो करो बाबू, हाफ बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, AC है, बिल्कुल मैं AC लिख दिया, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया, B से लेकर के C तक, ठीक है, तो BC हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। OACD का अगर हमको एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया, मान लीजिए ये लेंथ हो गया OD और क्या हो गया OA। तो हम क्या कर सकते हैं, OA गुने OD, सिंपल। तो चलिए बताइए, एस बराबर क्या हो गया, हाफ, देखिए AC कहीं है क्या सर, AC कितना है, T है, तो AC के जगह पे मैं T लिख दूंगा। BC देखिए, BC कितना आप लिखे हैं सर, यहाँ देखेंगे BC कितना है, BC देखो V माइनस U है, तो मैं क्या कर दिया, V माइनस U हो गया, प्लस OA कितना है सर, देखो तो यहाँ पे OA है, OA मैं बार बार इस ग्राफ को ना देखूं इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया है, ठीक है, यहाँ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लिए, OA कितना है सर, U है, तो यहाँ पे U कर दिया, गुने OD कहाँ देखो तो बाबू, OD कितना है, T, तो यहाँ हो गया T। तो अब इसको देखिए ज़्यादा ध्यान से, तो हमारे पास इक्वेशन तैयार हो चुका है, हाफ बोलो V माइनस यू इंटू टी, V माइनस यू इंटू क्या होगा बोलो बाबू, T। तो हमारे पास हो गया T, यहाँ पे हो गया V माइनस यू और यहाँ पे क्या हो गया, UT। क्लियर हो गया ना। तो देखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, टाइम तो है सर, U भी है, लेकिन देखिए फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी की जगह पर मैं चेंज करूँगा, क्योंकि देखिए इस ग्राफ में कहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो V माइनस यू, तो सर हम जानते हैं पहले से भी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT होता है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो मैं इस V के जगह पर मैं क्या रख दूँगा, U प्लस AT में पुट कर दूँगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, हाफ T तो रहेगा, बताओ U प्लस AT और माइनस क्या U और प्लस में पहले से क्या है UT है। तो देखो U गया काम से, गया सर बिल्कुल S, तो S हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए T और यहाँ पे क्या बचा AT, तो AT इंटू T क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया UT। तो आप देखें क्या कि हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बिल्कुल आसानी से ग्राफ की मदद से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार हम कुछ नहीं किए सर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस निकालना होता है और डिस्टेंस निकालने के लिए हम VT ग्राफ का क्या हम लोग एरिया निकालते हैं, जो कि नोट में लिख दिए हैं, आप याद रखेंगे इस बात का, ठीक है। जब कभी VT ग्राफ में आपको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो आप कुछ नहीं करिए, उसमें क्या निकाल दिए, उस ग्राफ का जो भी एरिया है VT ग्राफ का हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं उसी ग्राफ उसी तरीके से मैं करते सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं थर्ड इक्वेशन निकालूंगा, क्या इसी से, देखिए कितना आसान है, एक फिगर हमने बनाया और एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। देखिए थर्ड इक्वेशन अब हम बात कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन हमारे पास, इसको भी घेर देते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बाबू बोलो, यहाँ लिखा हुआ है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी S है, यहाँ भी क्या डिस्टेंस है, तो मैं फिर से डिस्टेंस निकालूंगा, लेकिन अब तरीका चेंज करेंगे, क्या कि सर इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए मैं दोनों फिगर को अलग अलग जोड़ा था, लेकिन अब क्या करेंगे कि इस पूरे फिगर को एक फिगर मान करके उसका एरिया निकालिएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि इस पूरे फिगर को अगर हम गौर से देखें सर, तो ये पूरा फिगर क्या है, ट्रेपीजियम का याद दिला रहा है, बिल्कुल। तो अब क्या करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अलग अलग नहीं, पूरा का पूरा फिगर को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के मदद से आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम इसको निकालने जा रहे हैं। सर जानते हैं क्या कि S इज इक्वल टू एरिया अंडर क्या VT ग्राफ होता है ना, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ VT ग्राफ, तो क्या OAB बोलो D, तो बोलो बाबू S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, देयरफॉर S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया
OABD, क्या लिखेंगे OABD। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सीख जानते हैं, ठीक है। क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है ना बाबू, हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड आई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो तो ज़रा गौर से कि पैरेलल साइड ये वाला और ये वाला पैरेलल है, मतलब OA प्लस क्या हो गया BD। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा OA प्लस क्या कर दूंगा BD अगुने दोनों पैरेलल साइड के बीच का दूरी क्या है O से लेकर के D तक, तो क्या हो गया ना OD हो गया ना। तो चलिए भर दीजिए अब सर, S इज इक्वल टू हाफ OA कितना है, देखिए OA कितना है, OA हमारा U है, तो मैं यहाँ U कर दिया। BD कहाँ है BD सर, B से लेकर D तक, B से लेकर D तक पूरा क्या है भी है, देखिए यहाँ भी लिखे हैं हम लोग B से लेकर D तक क्या है भी है, तो मैं क्या कर दिया BD की जगह पर भी कर दिया, ठीक है। और हमारे पास OD चेक करिए, OD कितना लिखे हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं OD इज इक्वल टू T लिखे हैं, तो OD कितना हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो S इज इक्वल टू देखिए U है चेंज नहीं करना है, लेकिन ध्यान देंगे कि सर T नहीं है यहाँ पर, किस इस इक्वेशन में T है कहीं, क्या नहीं है, लेकिन यहाँ T तो आ गया सर। T के जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे कुछ और, ठीक है। तो सर हम जानते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, हाफ U प्लस भी मैंने लिख दिया सर, T नहीं है, ठीक है। तो T के जगह पे हम जानते हैं सिंस क्या होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए ना सिंपल, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना, तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा। तो यहाँ पर T अगर निकालना चाहें तो V माइनस U बाई क्या हो जाएगा A, चुपचाप क्या करिए T के जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो बाबू V माइनस U डिवाइड बाई A, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब चेक करें इसको सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा U प्लस V और इंटू V माइनस U, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे मैं इसके सिमिलर टर्म करने के लिए मैं V प्लस U भी लिख सकता हूँ इसको, तो मैं क्या कर देता हूँ V प्लस U कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखे कि A प्लस B A माइनस B का फार्मूला में सेट कर गया, ठीक है। हाँ सर वही है, और डिवाइड बाई क्या है A है ना। तो चलो S, तो S बराबर यहाँ क्या हो गया 2 इंटू A 2A हो गया। और देखो A प्लस बी A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं A प्लस बी गुने A माइनस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस क्या होता है B स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा V स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा U स्क्वायर हो गया। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 2 इंटू AS, तो क्या होगा 2S बराबर V स्क्वायर और माइनस क्या हो गया U स्क्वायर। ख़त्म कहानी, मैं इसको इधर फेंक देता हूँ तो बचा हमारे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस होता है प्लस जाएगा, तो U स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस में U स्क्वायर और यहाँ पे पहले से प्लस था 2S। बताइए सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा ग्राफिकली आसानी से निकल चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही ग्राफ से आपको तीनों का तीनों इक्वेशन आपको निकाल के दिखाएं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से कोई एक ही आपको देगा, जनरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता है या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं दोनों में से आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसका नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और वो भी कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे अपने इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और आपको बहुत इससे अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ध्यान रखना। सर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होता है, जब कोई बॉडी जो है ना सर्कुलर पाथ में चलता है। हमने क्या बोला कि व्हेन, सर्कुलर मोशन में बात करें कब होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन कैसा पाथ, मूव इन सर्कुलर पाथ, मूव इन सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस केस में जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। क्या होगा बोलो बाबू, सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरा ध्यान से समझेंगे ये चीज़ क्या है, इस भी बात को इस बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। पहले समझो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। मान लेते हैं सर कि कोई बॉडी ऐसे चला, ठीक है ना, इधर से चला फिर ऐसे और फिर ये। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब बॉडी चलेगा, ठीक है, तो एक राउंड के बाद फिर से वहीं पे आ जाएगा। तो इसमें भी देखिएगा कि यहाँ से बॉडी चला, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो फिर घूम घाम के इसमें भी आ गया सर। तो इस पाथ में अगर आपसे पूछे कि बताइए कितना बार डायरेक्शन चेंज हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब कोई बॉडी इस ट्रायंगुलर पाथ में चलेगा
तो सर बॉडी कितने बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 बार। बिल्कुल सर 3 बार आपने सही बोला। अगर मैंने बोला उसी तरीके से सर इसमें चलेगा तो कितने बार डायरेक्शन चेंज होगा सर, कितने बार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप 4 बार, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ इसमें कि बताइए कितना बार चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिंपल है सर, क्या होगा 5 बार चेंज होगा। उसी तरीके से मैं अगर इसमें पूछूँ तो क्या बोलेंगे आप 6 बार चेंज होगा, क्योंकि हेक्सागोन है सर तो 6 बार चेंज होगा। लेकिन अब मैं अगर बोल दूं कि अगर पाथ अगर सर्कुलर है, अगर पाथ क्या है सर्कुलर है, तो बताइए स्पीड जो है कितने बार, बताओ बाबू, या फिर डायरेक्शन जो है स्पीड का कितने बार चेंज हो रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बॉडी का डायरेक्शन कितने बार चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे तो डेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर फिक्स कोई नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है, मतलब क्या इनफाइनाइट बार हर पॉइंट पे ही क्या बॉडी का जो है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हमने आपको पहले एक बात सिखाया कि जब कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है, प्योर सर्कुलर पाथ में घूमता है, उस पाथ में बॉडी का जो डायरेक्शन है अनगिनत बार, इनफाइनाइट बार हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। सबसे ध्यान रखने वाला बात कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका डायरेक्शन इनफाइनाइट बार चेंज करता है। एक बार समझ में आ गया, चलिए देखिए ध्यान से। कैसे सर, दिखाइए, यहाँ पे बॉडी है ऐसे, यहाँ पे बॉडी है ऐसे, यहाँ पे बॉडी है ऐसे, हम तो दूर दूर कर रहे हैं। आपको पता है कि 2 पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो समझदार हैं आप, समझ जाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या इनफाइनाइट बार, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स जो है ना क्या होगा, बोलो, बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। सर ये बात तो हमने सीख लिया कि सर बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो ये इनफाइनाइट बार अपना क्या करता है, बोलो, डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सर आपसे पूछता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हमने आपको कंडीशन दे दिया कि इसका वेलोसिटी जो है, फिर स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मैंने क्या बोला कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड हमने क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। स्पीड हमने क्या दे दिया, जैसे ही बच्चा ये देखेगा कि सर स्पीड तो आप क्या दे दिए, कांस्टेंट दे दिए, तो सर कांस्टेंट स्पीड देख करके फट सेकंड बिना सोचे समझे बच्चा बोलता है ना कि हम अगर आपसे पूछें कि बताइए कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बिना सोचे समझे बच्चा बोलता है कि सर देखिए कांस्टेंट, अगर आपने बोला क्या स्पीड, तो सर कांस्टेंट स्पीड है तो मतलब कि चेंज इन स्पीड क्या होगा, 0। जब चेंज इन स्पीड है फिर वेलोसिटी 0 हो गया सर, तो आप ही तो बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यही आप गलती करते हैं, हम इसीलिए आपको बोलें कि ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। समझिए कि आप तो बोलेंगे फट सेकंड 0, जैसे ही आप 0 बोलेंगे आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई बॉडी क्या, बोलो बाबू, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हम मानते हैं कि यहाँ सर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पर बॉडी का एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या है, 0 नहीं है। हर पॉइंट पर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 0 नहीं है। मतलब क्या कि हमने जो बोला वो क्या, आपने जो बोला वो क्या हो, गलत हो गया। कैसे सर, इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन किसी और बात पर डिपेंड करता है, बिल्कुल दो बात पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। लेकिन आप सिंपल बोले कि एक्सेलरेशन के फार्मूला सब सेट कर दिए क्या कि एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और जब आप बोल दिए सर कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, v माइनस यू बाई टी ही तो करते हैं सर। तो v माइनस यू क्या है, 0 है, तो 0 बाई टी, और आप चुपचाप बोल दिए क्या कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। यही आपका गलती हो गया। क्या गलती हुआ समझिए, हम क्या बोलें कि ठीक है आप अपने बात से जो बात किए हैं, अपने जो समझ से जो बात किए हैं, जो आपने सीखा अभी तक, उसके अनुसार आपने बोला तो चलो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं। लेकिन अब समझिए कि क्या हमने गलती किया। समझिए, ध्यान रखेंगे कि सर एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, बोलो बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो सर आप बच्चे लोग क्या किए कि मैग्नीट्यूड तो देख लिए कि 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन 0 कब होता, एक्सेलरेशन 0 कब होता, जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता। जब वो बॉडी क्या चलता, बोलो स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं बोलता कि 5 मीटर पर सेकेंड से है, तो यहाँ स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या है, ये भी क्या है,
जीरो है। और अगर हम बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी बिल्कुल क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन भी क्या है, बोलो, फिक्स है। ये भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। इस केस में आप बोल सकते थे एक्सेलरेशन जीरो, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन इस वाले केस में सर चेंज इन वेलोसिटी तो भले जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है, जिसके आधार पे आप बोल दे रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने के साथ साथ आपको क्या डायरेक्शन भी क्या फिक्स होना चाहिए, डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो बात पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड खाली कांस्टेंट हो जाने से एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगा, आपको डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो सर डायरेक्शन कहाँ कांस्टेंट है? आपने तो बताया कि हर पॉइंटे पर सर डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो ये हमारा जो भ्रम था कि उसका क्या, उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सर यहाँ पर इस पाथ में जो चल रहा है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, तब इसका एक्सेलरेशन जीरो होता जब इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता, लेकिन इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या कहेंगे बोलो बाबू? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये गलत हो गया। इस केस में बॉडी के पास क्या है, देखिए हमारे पास टॉपिक भी वही था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? चलिए उम्मीद करते हैं कि छोटा सा पॉइंट जो है बच्चे को कंफ्यूज करता है आप समझ चुके होंगे। समझ में आ गए क्या बोल रहे हैं? अब देखो ध्यान से समझना। ये तो हो गया सर। अब हमको क्या करना होता है, अब ये स्पीड फाइंड करने के लिए आपसे एक प्रश्न पूछता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसका स्पीड कैसे हम निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिएगा यहाँ, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ अ बॉडी हम निकालने जा रहे हैं मूविंग सर्कुलर, जो मूव कर रहा है क्या सर्कुलर पाथ में। उससे पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल देता था। आपसे पूछेगा कि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, उसका एग्जांपल आप दीजिए। बिल्कुल आप एग्जांपल दे सकते हैं। पहला इसका कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन किस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है बोलो बाबू? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल दीजिए सर। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या मोशन। धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। धरती क्या है बोलो बाबू? सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तो क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे बोलो? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। वो भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसका स्पीड भले कांस्टेंट लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, अगर हम बात करें तो सर अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है? अर्थ के अगर हम बात करें चारों तरफ कौन कौन घूमता है बोलिए? मून घूमता है ना। तो क्या कहेंगे बोलो? रोटेशन ऑफ मून अपने एक्सिस पर, ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ये भी हो गया सर। तीसरा, अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी, कोई भी आदमी, मान ले कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं। तो हम क्या समझे कि बोलिए साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट जो है मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट क्या स्पीड। कोई साइकिलिस्ट है जो क्या कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में चल रहा है, या फिर कोई एथलीट है जो दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से, उस केस में आप बोल सकते हैं कि जो बॉडी का जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम जो है, अब बोलता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो बताइए कि उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। कितना आसान बात है सर। देखिए सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना सर बॉडी,
बोलिए v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो सर एक राउंड अगर मारेगा यहाँ मान लो कि रेडियस है, अगर एक राउंड अगर कंप्लीट करता है तो सर टाइम पीरियड लगता है t, ठीक है। तो चलिए सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही तो सिखाया गया था सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जरा सोच के देखना सर, स्पीड को v से दिखा रहे हैं, एक राउंड में डिस्टेंस कितना चलेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, तो सरकमफेरेंस c और डिवाइड बाई टाइम पीरियड t हो गया। तो c के जगह पर मैं क्या कर दूंगा 2 पाई आर और डिवाइड बाई क्या होगा टाइम पीरियड। तो बताइए स्पीड का कितना आसान फार्मूला हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो सर इस फार्मूला से हम जो है कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके इसमें हम स्पीड निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब चलो अब और भी इसमें और एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल दे लो, ठीक है। 4 नंबर बात करते हैं। आप घड़ी देखे हैं, घड़ी में जो आप सेकेंड हैंड है, बिल्कुल सेकेंड हैंड्स ऑफ क्लॉक का जो मोशन है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हमारे पास ये भी टॉपिक खत्म हो चुका है कि स्पीड हम कैसे निकालें, कोई भी बॉडी क्या सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो चलो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इस टॉपिक से जब हम बताने जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन पूछता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको छोटा सा बात समझाना था, ध्यान रखिएगा। सुनिए, मान लेते हैं सर कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए कि रेडियस क्या है r है। तो पूछता है कि सर ये जो बॉडी घूम रहा है तो ये रस्सी, मान लें कि हम रस्सी में क्या किए, हम एक बॉल को बांध दिए या फिर कोई एक पत्थर को बांध के और उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं। तो जब घुमाते हैं सर तो रस्सी के अंदर में फोर्स लगता है, क्या बोले हम, रस्सी के अंदर में फोर्स लगा। तो सर रस्सी के अंदर में ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, स्ट्रिंग। जो हम लोग जो टीएमएच का पूरा क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, ठीक है, उस बुक में इसके ऊपर में क्वेश्चन है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं ताकि वहाँ जो है आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होगा तो आपको समझ में आएगा कि सर इसको बात को क्यों बताए थे। धागा को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर में जो फोर्स डेवलप होता है, सर हम उसको पकड़ के खींच रहे हैं तो सर वो स्ट्रिंग टाइट हो गया, स्ट्रिंग क्या हो गया, टाइट हो गया, तो उसके अंदर में फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रिंग के ऊपर में जो फोर्स लगता है, फोर्स जो होता है, फोर्स इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं, तो टेंशन कुछ और नहीं, टेंशन क्या है, फोर्स है, क्या, किसमें, स्ट्रिंग के अंदर में। तो समझिएगा कि अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसके चलते ये जो बॉल है या फिर ये पत्थर है इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है ना। तो इस फोर्स को कहते हैं, इस टेंशन को कहते हैं क्या, पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, बोलो बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फार्मूला याद रखेंगे, वो होता है mv² बाई क्या, r, जहाँ पर v², ठीक है, बाई r जो है ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बोलिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है, आगे हम लोग फर्दर क्लास में 11th में सर्कुलर मोशन में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ग्रेविटेशन में भी इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बोले, कोई पूछेगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था, बोलेंगे क्या, v² बाई r। और हम अगला जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, तो वहाँ बात करेंगे कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो यहाँ लिखा हुआ है सर, तो मास तो मास ही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल। तो क्या हो गया, v² बाई r। और ये फोर्स का दूसरा नाम क्या है, टेंशन। तो टेंशन का फार्मूला क्या हो गया, mv² बाई r। तो इसके अंदर में जो फोर्स लग रहा है टेंशन, उसका फार्मूला क्या हो गया, बोलो बाबू, टेंशन का फार्मूला क्या हो गया, बोलिए mv² बाई r। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इसके ऊपर में भी आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको कोई बात डरने का नहीं है, आप सॉल्व कर चुके होंगे। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी पढ़ाया हुआ जो है आपका मोशन क्लास 9 का अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए जो है ना और अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छे से वीडियो आपको बनाते रहें, ठीक है। चलिए अब हम जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।